चौथा यूनिट जिसका नाम है प्रोटीन तथा न्यूक्लियोटाइड्स का उपपचय, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड। ये आपका चौथा यूनिट है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पूरे यूनिट के सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, 100% गारंटी है जो भी प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे वो यहीं से बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि शरीर की संश्लेषणात्मक क्रियाएं सम्मिलित रूप से कहलाती हैं। द सिंथेटिक एक्टिविटीज ऑफ बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। तो इसको क्या कहा जाता है? ये उपाचय कहलाती है। क्या कहलाती है? उपचय, जिसे हम एनाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि शरीर में सरल अणुओं से जटिल अणुओं के बनने की जो संश्लेषणात्मक यानी सिंथेटिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उपचय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, जिसमें है कि निम्न में तात्विक आवश्यक अमीनो अम्ल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड की श्रेणी में आता है आपका ट्रिप्टोफैन। ऑप्शन हो जाएगा ए आपका राइट उत्तर। ट्रिप्टोफैन एक एसेंशियल अमीनो अम्ल है क्योंकि शरीर इसे स्वयं नहीं बना सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, शरीर में संश्लेषित ना होने वाले अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अमीनो एसिड दैट आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी आर कॉल्ड। इनको कहा जाता है इसेंशियल। क्या कहा जाता है? इसेंशियल यानी कि तात्विक कहा जाता है। ठीक है। शरीर में संश्लेषित ना होने वाले जो अमीनो अम्ल होते हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चौथा क्वेश्चन है कि शरीर में प्रोटीन का डीएमिनेशन होता है। डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी टेक्स प्लेस इन। तो ये जो टेक्स प्लेस होता है वो लीवर में होता है। कहाँ पर? लीवर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर, क्योंकि अमीनो अम्ल में अमोनिया को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया को डेमिनेशन कहते हैं, जो मुख्य रूप से यकृत यानी कि लीवर में होती है। ओके, तो डी आंसर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, जिसमें बीएमआर क्या कहलाता है? बीएमआर स्टैंड फॉर। बीएमआर का फुल फॉर्म पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। बीएमआर का पूर्ण रूप बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो विश्राम की स्थिति में शरीर की ऊर्जा खपत को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, जिसमें सबसे सरल अमीनो अम्ल, द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो है वो है ग्लाइसिन। याद रखेंगे, ग्लाइसिन क्या है? एक प्रकार का सबसे सरल अमीनो अम्ल है, क्योंकि इसकी जो पार्श्व श्रृंखला होती है ये आर ग्रुप में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ी होती है। ठीक है, तो 6 नंबर में ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, प्रोटीन किस रूप में शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है? इन व्हाट फॉर्म इज प्रोटीन एब्जॉर्ब बाय बॉडी। जिसमें पहला ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल, बी एंजाइम, सी दिया गया अमीनो अम्ल और डी दिया गया प्राकृतिक प्रोटीन। तो इसमें आपको ध्यान देना यह है कि पाचन के बाद प्रोटीन सबसे जो सरल रूप है वो अमीनो अम्ल का टूटना है, जिससे शरीर अवशोषित होता है। तो अमीनो अम्ल इसमें सही उत्तर हो जाएगा। यानी प्रोटीन किस रूप में शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो अमीनो अम्ल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसिन का सबसे अच्छा स्रोत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैसिन की बात हो रही है दोस्तों। तो कैसिन जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? वो दूध में पाया जाता है, मिल्क में। कैसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मुख्य रूप से दूध में पाया जाने वाला फास्फोप्रोटीन है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कैसिन क्या है तो एक प्रकार का फास्फोप्रोटीन है। कहाँ पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, जिसने कि किसने बताया कि एटीपी कोशिका की एनर्जी करेंसी है? हु स्टेटेड दैट एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रिट्ज लिपमैन। ओके, फ्रिट्ज लिपमैन ने ही एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी के रूप में पहचाना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, जिसमें है अपचय यानी कैटाबॉलिज्म में अमीनो अम्ल का होता है। इन कैटाबॉलिज्म अमीनो एसिड अंडर को। तो ये इसमें जो होता है इन कैटाबॉलिज्म अमीनो एसिड अंडर को डीएमिनेशन। इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी एनिमिनेशन या बी एमिनीकरण इसको कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, जिसमें क्रेब्स चक्र का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसमें होता है? द क्रेब्स साइकिल बीइंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्रेब्स चक्र की बात हो रही है। तो क्रेब्स चक्र का जो प्रारंभन होता है या अपनी प्रारंभिक स्थिति जो होती है वो पारुविक अम्ल से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है?
पायरुविक एसिड से स्टार्ट होती है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के बाद बना जो पायरुविक अम्ल है ये एसिटाइल को एंजाइम ए में बदलकर केप्स चक्र की शुरुआत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12, इसमें है एडिनोसिन मोनोफास्फेट है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट इज ए। तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट जो आपका है वो क्या है, वो एक प्रकार का आरएनए न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। एएमपी एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें क्या होता है, राइबोसोम शर्करा होती है जिसे हम आरएनए के घटक के रूप में जानते हैं। तो एएमपी का मतलब हो गया एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, जिसमें है कि निम्न में डबल न्यूक्लियोटाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल न्यूक्लियोटाइड। तो डबल न्यूक्लियोटाइड की श्रेणी में आता है NAD और FAD, ये दोनों। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, जिसमें है कि निम्नलिखित में राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन। तो राइबोज शुगर होती है, ये प्रेजेंट होती है कहाँ पर, तो ये प्रेजेंट होती है ATP, RNA और NAD इन सभी में, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 15, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल में प्यूरिन तथा पिरिमिडीन क्षारकों की पहचान की थी। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेस इज इन न्यूक्लिक एसिड वेयर आइडेंटिफाई बाय। तो ये आइडेंटिफाई किया गया था किसके द्वारा, फिशर के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमिल फिशर ने न्यूक्लिक एसिड में प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस की संरचना की पहचान की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, जिसमें है कि डीएनए अणु में निम्न में माध्य युग्मन यानी पेयरिंग होगी। इन डीएनए मॉलिक्यूल पेयरिंग अकर बिटवीन। तो जो डीएनए अणु में या डीएनए मॉलिक्यूल में पेयरिंग जो होगी वो किसके बीच में होगी, तो पेयरिंग जो होगी एडेनिन और थाइमिन के बीच में। किसके बीच में, एडेनिन और थाइमिन। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है डीएनए अणु की मूल इकाई बेसिक यूनिट पूछी गई है किसकी, डीएनए मॉलिक्यूल की। द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसमें आप लगाएंगे कौन सा उत्तर, ध्यान रखेंगे इसमें न्यूक्लियोटाइड आपका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियोटाइड ये बेसिक यूनिट है डीएनए मॉलिक्यूल की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है। द नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट इन डीएनए। तो यूरेसिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में इसकी जगह क्या होता है, थाइमिन होता है। ठीक है, तो डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है, उसका नाम है यूरेसिल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, इसमें थाइमिन यूरेसिल से किसकी उपस्थिति से भिन्न होता है। थाइमिन डिफर फ्रॉम यूरेसिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो ये किसकी उपस्थिति से, तो मैथिल ग्रुप की वजह से ये भिन्न होता है। किसकी वजह से, मैथिल ग्रुप। डीएनए में 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक अतिरिक्त मिथाइल समूह होता है। तो मिथाइल ग्रुप की वजह से थाइमिन यूरेसिल से इसकी उपस्थिति क्या होती है, भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20, इसमें साइटोसिन एंड गुआनिन के मध्य हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन इज। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 3। इसमें कितने होते हैं, साइटोसिन और गुआनिन के मध्य हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21, जिसमें है कि न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या पाया जाता है भाई साहब, याद रखेंगे। न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस, ये तीनों होते हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 22, जिसमें माफ कीजिएगा डीओ ऑक्सी राइबो थाइमेडिलिक अम्ल ये है। तो ये जो है ये क्या है, ये एक प्रकार का डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, जिसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23, जिसमें आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन क्षारक। द प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आरएनए में पाया जाने वाला जो प्यूरिन क्षारक है वो दोस्तों क्या है, वो है गुआनिन। क्या है, गुआनिन एक प्रकार का आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन क्षारक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत। विटामिन ए का अच्छा स्रोत पूछा गया तो गाजर, याद रखेंगे गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 26, विटामिन के की कमी से हो सकता है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के कैन बी केस। यानी विटामिन के की जब कमी हो जाती है तो क्या होता है, तो दोस्तों इस केस में खून का थक्का जमने में विफलता आती है। खून का जो थक्का होता है, जब आपका शरीर कहीं भी कट जाता है या कोई भी मसल्स कट जाता है तो उसमें
जो खून होता है वो जमता नहीं है, रुकता नहीं है, तो विटामिन के की कमी से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। 27 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जो होता है विटामिन ए की कमी से जीरो थालमिया और नेक्टालोपिया, ये दोनों नामक रोग होते हैं, और रतौंधी नामक रोग भी होता है इसकी कमी से। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 28 जिसमें है कि दुग्ध प्रोटीन पूछी गई है। तो दुग्ध प्रोटीन कैसीन जो है ये प्रकार की दुग्ध प्रोटीन है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। दूध में पाए जाने वाले जो मुख्य प्रोटीन है इनका नाम क्या है? कैसीन है। याद रखेंगे इन सभी प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बी विटामिन इस रूप में कार्य करते हैं। सम बी विटामिन एक्ट एज, तो जो विटामिन्स हैं वो कुछ विटामिन्स को एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में? को एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 30 कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल पूछा गया है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी का नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल है। ठीक है, और इसके जो मुख्य स्रोत हैं वह सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31 जिसमें है कि गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन इनमें से कौन सा है? द विटामिन डिस्टॉर्ड बाई हीटिंग इज, तो वो विटामिन कौन सा है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी की मात्रा इसमें नष्ट हो जाती है। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, जो ऊष्मा के प्रति संवेदनशील होता है और पकाने पर ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32 जिसमें है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन में से पूछा गया है। तो ए डी और ई, ए डी और ई ये क्या है? ए डी ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, और होते हैं बी और सी जो होते हैं पानी में। तो क्या पूछा गया? वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील ए डी और ई। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। और बी में क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी में दिया गया है बी ई और डी, तो डी इसमें होगा नहीं। बी जो है ये पानी में घुलनशील है। ठीक है, और डी किस में है? तो डी ये भी आपका पानी में घुलनशील है, लेकिन इसमें ए पानी में नहीं, डी तो वसा में घुलनशील हो जाएगा। ठीक है, ए तो याद रखेंगे, एक बार इसको याद रखेंगे, ए डी ई और के ये वसा में घुलनशील है। ये किस में घुलनशील है? वसा में। और बाकी जो आपके विटामिन्स हैं यानी कि बी और सी ये किस में है? तो ये पानी में घुलनशील विटामिन है। क्लियर है? चलिए, तो इस वाले प्रश्न में ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर था। प्रश्न नंबर 33 जिसमें विटामिन ए के लिए किसके लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए दोस्तों? ये रतौंधी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी नाइट ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34 जिसमें है कि विटामिन बी किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी इज रिलेटेड टू, तो विटामिन बी ये संबंधित है FMN और FAD से। ठीक है, किससे संबंधित है? FMN और FAD से। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 35 जिसमें है कि अगर किसी बच्चे को खून बहता है तो डॉक्टर किसकी सलाह देता है? तो विटामिन के की सलाह देता है डॉक्टर। इफ़ ए चाइल्ड इज ब्लीडिंग द डॉक्टर एडवाइज विटामिन के। ठीक है, यानी रक्त स्राव को रोकने के लिए और थक्का जमने के लिए डॉक्टर विटामिन के की सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36 जिसमें है राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन की बात हो रही है, तो दोस्तों याद रखेंगे विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? राइबोफ्लेविन। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन B2। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 37 में है कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से सबसे ज़्यादा जो रोग होता है, प्रचलित रोग है, वो स्कर्वी नामक रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जब स्कर्वी रोग होता है तो मसूड़ों से खून आता है और घाव का भरना कम हो जाता है, जिसे स्कर्वी कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। 38 नंबर क्वेश्चन जिसमें सबसे पहला ज्ञात विटामिन में से कौन सा था? तो विटामिन सी सबसे पहले ज्ञात विटामिन था। सबसे पहले विटामिन कौन सा खोजा गया था? विटामिन सी। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से विटामिन सी सबसे पहले पहचाने गए विटामिनों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 39 जिसमें पानी में घुलनशील विटामिन पूछा गया है। वाटर सॉल्युबल विटामिन आर, तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन है? तो बी और सी। बी और सी ये पानी में घुलनशील विटामिन है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 40 में विटामिन सी है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड।
इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके 40 क्वेश्चंस आपकी यूनिट नंबर 4 से, उनको मैंने सॉल्व करा दिया। नेक्स्ट में आपका 5वां यूनिट कवर करेंगे।